तो देखिए, इससे पहले वाले हमने भाग 1 पढ़ा था विश्व विरासत का। तो आपने इसमें जाना था कि यूनेस्को क्या है, किस प्रकार से विरासतों को दर्जा दिया जाता है, और साथ ही साथ आपने ये भी जाना था कि यूनेस्को द्वारा भारत के अंदर कितने प्रकार की कैटेगरी में बांट करके दर्जा दिया जाता है। तो इसी कैटेगरी को देखते हुए हम देखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अमूर्त विरासतें। आप बहुत अच्छे समझिए, सबके मैंने नाम लिख दिए हैं और एक एक करके सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। चलिए, इससे पहले हम ये जानेंगे कि जो विश्व विरासत दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। विश्व विरासत दिवस, देखिए, हर साल 18 अप्रैल के लिए विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। हर साल मनाया जाता है, ध्यान रखिए, वर्ल्ड हेरिटेज डे, ध्यान रखिए। चलिए, अगली बात आप देखिएगा, इस बार यानी कि वर्ष 2020 की जो थीम रही है वो थीम क्या रही है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसकी थीम रही है साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी। ये आपको ध्यान रखना हैगा। वर्ष 2020 यानी कि 18 अप्रैल जो अभी गया है, तो विश्व विरासत दिवस की एक थीम रही है। तो ये प्रश्न आपसे करंट के रूप में पूछा जा सकता है। शेयर्ड कल्चर्स, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसकी थीम रही है। एक बात और ध्यान रखना, इसको यूनेस्को ने जो मनाना शुरू किया था, सेलिब्रेट करना शुरू किया था, वो 1983 से शुरू करा था। उससे पहले आपको ध्यान रखना हैगा, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को नहीं मनाया जाता था। तो तब से लेकर के अब तक देखा है, हर साल 18 अप्रैल के लिए विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। तो करंट के रूप में आपको ये थीम जरूर ध्यान रखनी है, शेयर्ड कल्चर्स, शेयर्ड हेरिटेज और शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आज हम देखते हैं, तो सबसे पहले ये जान लीजिए आप लोग कि अमूर्त विरासतें होती क्या है। अमूर्त का मतलब होता क्या हैगा। तो एक बात आप ये जान लीजिएगा कि अमूर्त जो विरासतें हैं वो सांस्कृतिक विरासतें हैं। ये जो विरासतें हैं वो किस प्रकार की हैं, सांस्कृतिक हैं। जितनी पर अमूर्त विरासतें होती हैं वो टोटल की टोटल सब कैसी होती हैं, कल्चरल होती हैं। जैसे इससे पहले आपने पढ़ा था कि साहब एक प्राकृतिक टाइप की होती है, मिश्रित होती है, सांस्कृतिक होती है, लेकिन अमूर्त टोटल कैसी होती है, सांस्कृतिक विरासतें होती हैं। अमूर्त का मतलब होता है किसी भी समाज या समुदाय की जैसे कुछ परंपराएं हों, किसी समाज के उत्सव हों, या मान लीजिएगा किसी समाज की कुछ जो मान्यताएं होती हैं, या किसी भी समाज की कुछ प्रथाएं हों, या किसी भी समाज की कुछ कलाएं हों, चाहे वो नृत्य कला हो, नाट्य कला हो, कुछ भी हो सकता है। किसी भी समाज का कोई ज्ञान हो विशेष, या किसी भी समाज की कोई विशेष अभिव्यक्ति हो। ये चीज है, ये किसी समाज या समुदाय से संबंधित हो। तो अगर जो उनके पूर्वजों से मिली हुई है, बहुत पुराने लंबे समय से चली आ रही हैं, आज भी चल रही हैं, लोग उनके लिए अपनी धरोहर के रूप में मानते हैं, तो चाहे वो परंपराएं हैं, उत्सव हैं, मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं, कलाएं हैं, ज्ञान है, या क्या है, अभिव्यक्ति है,
तो उन सभी जो विरासतें पूर्वजों से मिली हैं, ऐसी विरासतों के लिए हम क्या बोलते हैं साहब? अमूर्त विरासतें बोलते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे रामलीला है, तो ये क्या है? अभिव्यक्ति करने की, एक प्रकार के अभिनय करने की एक कला है। योग देखिए सभी इससे परिचित हैं। तो योग हमारा बहुत ही आदतन यानी कि बहुत ही प्राचीन परंपराएं हैं। तो इसको, शरीर को फिट रखने की, तो इसे आप देख सकते हैं। जैसे कुंभ है, तो कुंभ की बहुत ही प्राचीन मान्यता है। तो ये इस प्रकार से आप देखिएगा। तो इनके लिए ऐसी अगर कुछ चीजें हैं तो वो किसी समाज या समुदाय से संबंधित हो सकती हैं, तो उनको आगे तक संरक्षण देने के लिए यूनेस्को जो सूची बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं? अमूर्त विरासतों के रूप में उस सूची के लिए हम लोग जानते हैं। अब एक प्रश्न और बन सकता है, वर्तमान में भारत के अंदर कितनी अमूर्त विरासतें हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ध्यान रखिए, वर्तमान में भारत के अंदर जो कुल मिलाकर कितनी अमूर्त विरासतों को दर्जा मिला है अब तक? 13। लास्ट बिल्कुल 2017 में मिला था कुंभ के लिए। तो ये देखिए बिल्कुल लास्ट 13वें नंबर पर कौन सा लिखा है? कुंभ लिखा है। ध्यान रखिए आप लोग। तो 13 विरासतें हैं। चलिए एक बात और ध्यान रखना कि यूनेस्को ने जो अमूर्त विरासतों की जो सूची बनाई थी, वो सूची तो बना दी थी 2001 में। ये वाली बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई है। और लेकिन उस सूची को जो लागू किया था, अप्लाई किया था, तो वो किया था 2006 में। तो 2006 से अमूर्त विरासतों की सूची यानी कि जारी की जाती है। और अब तक भारत की कुल मिलाकर 2017 यानी कि अब तक लास्ट 17 मिली थी। तो अब कुल कितनी विरासत हो चुकी है? अमूर्त 13। हालांकि वो विरासत आपने पढ़ी थी वो कितनी थी? 38 थी। ठीक है, वो चीज अलग है। लेकिन ये हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल अमूर्त की। अमूर्त का मतलब मैंने आपको बता दिया। एक एक करके हम इन सब चीजों को अब देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। और हम आपके लिए अच्छे से ना स्क्रीन पे इनको दिखाते भी चलेंगे, इनकी इमेज कैसी हो सकती है, जिससे आपके दिमाग में अच्छे से इमेज बन सके। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1 पर लिखा हुआ है कोडिएट्टम। और परीक्षा में अब तक कई बार ये प्रश्न भी आया है। कोडिएट्टम है ये साहब। चलिए, ये है क्या और इसे दर्जा कब मिला है? तो देखिए, इसके लिए सबसे पहली बार जो दर्जा मिला था 2008। तो भारत की अमूर्त विरासत का इसे दर्जा कब मिला था? 2008 मिला था। ये एक संस्कृत नाटक कला है। संस्कृत नाटक कला है। तो आपको ध्यान रखना है कि संस्कृत में लिखे हुए नाटकों के लिए परफॉर्म किया जाता है इस कला के माध्यम से। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कोडिएट्टम बोलते हैं। इसका संबंध जो है वो किस राज्य से है? तो ध्यान रखना, कोडिएट्टम का संबंध किस राज्य से है? केरल राज्य से। ये आपकी परीक्षा के लिए बन जाता है कैसा? महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। यहां पर क्या है कि 2 प्रकार की जातियां हैं और जो हिंदू धर्म से संबंध रखती हैं। एक जाति का नाम है चकियार जाति, चकियार जाति। और दूसरी जो जाति है वो हैगा नाम्बियार जाति। दूसरी जो जाति है वो कौन सी है? नाम्बियार जाति। होता यह हैगा कि जो चकियार जाति है, इस चकियार जाति के पुरुष और ध्यान रखिएगा नाम्बियार जाति की स्त्रियां इसमें परफॉर्म करती हैं। ध्यान रखिए, दोनों जातियों का संबंध भी किससे हैगा? तो इन दोनों जातियों का संबंध भी केरल राज्य से है। और कोडिएट्टम कहाँ का हैगा ये ज्यादा याद करना है आपको। तो ये इसका संबंध किससे हैगा? केरल से। और कंप्यूटर साहब आपके लिए स्क्रीन पे दिखाएंगे, तो आप एक बार देख लीजिए इसकी किस प्रकार का ये दिखाई देता है। चलिए, आपने देख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा देखते हैं रामलीला। सभी परिचित है।
क्या प्रश्न बन सकता है वो भी देखते हैं। रामलीला के लिए भी वर्ष 2008 में दर्जा दिया गया था अमूर्त विरासत का। 2008 में, ध्यान रखिए आप लोग। इसका संबंध वैसे तो बहुत सारे राज्यों से है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लखनऊ, और लखनऊ के पास एक पड़ता है जगह बख्शीताल। बख्शीताल पड़ता है साहब, राजधानी लखनऊ के पास। और इस बख्शीताल नामक जो जगह है, यहां की रामलीला की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जो भी पात्र होते हैं रामलीला के, वो मुस्लिम युवक होते हैं। मुस्लिम युवक, तो मुस्लिम युवक द्वारा यहां पर यह रामलीला परफॉर्म की जाती है। और इस कारण से आपको ध्यान रखना है, इसके लिए अमूर्त विरासत की सूची में शामिल किया गया है। और ये इनकी सामुदायिक एक सौहार्द का विषय है, जिसे मतलब दोनों ही जो समाज है, हिंदू परंपरा और ये मुस्लिम संस्कृति का एक प्रकार से दोनों का सामंजस्य स्थापित हो सके। तो इसके लिए 2008 में ये दर्जा दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 पर है वेद परंपरा। वेद परंपरा, लेकिन वेद परंपरा किसकी, मतलब वेद पाठन की। क्योंकि वेदों का उच्चारण करना हर किसी के बस की बात नहीं है, और वेदों का जो पाठन होता है उसकी एक अपनी क्या होती है, कला होती है। तो इसके लिए भी 2008 में दर्जा दिया गया था। कहने का मतलब है इन तीनों को 2008 में एक साथ दर्जा दिया गया था। एक बात और जान लीजिएगा, वेद, वेद का अर्थ होता क्या होता है साहब, ज्ञान होता है। वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। 4 वेद आप सभी जानते हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, वेदों के लिए हम लोग संहिता भी कहते हैं, वेदों के लिए हम श्रुति भी कहते हैं। तो वेद के जो वेद हैं उनके 2 नाम और हैं, एक संहिता और एक कौन सा, श्रुति। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि वेद किसके द्वारा लिखे गए हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा। तो वेद देखिए किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति ने नहीं लिखी। आपने पढ़ा होगा कि वेदों के जो संकलन करता है, वेदों के संकलन करता होता है कंपोजिटर, जो कंबाइन करे चीजों को, वो हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। तो वेद व्यास जी ने वेदों को लिखा नहीं था, जबकि जो वेद बिखरे पड़े थे उनको कंपाइल कर दिया, संकलन कर दिया। तो इसलिए वेदों का लेखक नहीं पूछा जाता, संकलन करता पूछे जाते हैं। तो वो आपको ध्यान रखना है, वो कौन है, महर्षि वेद व्यास जी। चलिए अब अगर पूछे कोई कि साहब वेद लिखे फिर किसने, अगर वेद व्यास जी ने लिखे तो किसने लिखे, तो मैं आपको बता दूं, प्राचीन भारत के अंदर जो शिक्षा थी उसका रूप था मौखिक था, ओरल था। तो बताया जाता है कि जो ऋषि मुनि थे उन्होंने देवताओं का तप किया, और तप करने के पश्चात उनके लिए ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो ज्ञान उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। मौखिक होती थी पहली शिक्षा, उनके शिष्यों ने अपने शिष्यों को दिया, उन्होंने उनको दिया। धीरे धीरे करके जो ऋषियों ने तप के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त किया था देवताओं से, वो परंपरा के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगा। लेकिन समय में बदलाव आया, फिर लोग उस ज्ञान को जब भूलने लगे तो जगह जगह उसको लिखा जाने लगा। और जब तरह तरह से जगह जगह कहीं कहीं उसको जब लिखा गया तो पूरा वेदों को ज्ञान कैसा था, बिखरा हुआ था। फिर उस बिखरे हुए ज्ञान को कंपाइल करने का काम किसने किया था, वो किया था इनकी महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने।
तो वेद व्यास जी ने वो बिखरे हुए ज्ञान को एक कंपाइल कर दिया, तो आपको ध्यान रखना है। तो इस कारण वेद व्यास जी के लिए यानी कि कहा जाता है संकलन करता, कहा जाता है किसका? वेद का। चलिए इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखिए। अब हम अगला देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, चौथे नंबर का, तो और इसके लिए बोलते हैं रमन। और जो रमन है इसके लिए दर्जा मिला था साहब 2009 में। 2009 में इसके लिए यानी कि दर्जा दिया गया था। ये एक धार्मिक उत्सव है का रमन है क्या? तो आपको ध्यान रखना है, ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है यानी कि उत्सव है का, धार्मिक उत्सव। और ये जो उत्सव है ये गढ़वाल क्षेत्र का है, गढ़वाल क्षेत्र, गढ़वाल क्षेत्र यानी कि उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ये गढ़वाल क्षेत्र का है। इस उत्सव में होता क्या है? बताया जाता है कि गांव का जो एक मंदिर होता है, तो गांव का देवता जो होता है उसके लिए बोलते हैं भूमियाल। ये होता है इनका ग्राम देवता। तो इस भूमियाल ग्राम देवता को प्रसन्न करने के लिए गांव के लोग मंदिर के बरामदे में या उसके बाहर कुछ मतलब पहले तो चढ़ावा चढ़ाते हैं और फिर उसके मतलब उनको प्रसन्न करने के लिए तरह तरह की झांकियां टाइप का परफॉर्म करते हैं। तो कंप्यूटर साहब आपके लिए दिखाएंगे, तो 1 मिनट इसकी आप इमेज देख लीजिए जिससे आपको याद रहे। देख लीजिए आप लोग। चलिए आपने देख लिया होगा तो आप समझ गए होंगे, और ये परीक्षा में कई बार आया हैगा। तो ध्यान रखना है रमन का संबंध किससे आएगा? तो ये गढ़वाल क्षेत्र उत्तराखंड आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 5वें नंबर पर देखते हैं। 5वें नंबर पर देखिए आप लोग मीडिएट मोडेट। इसके लिए जो दर्जा दिया गया, इसके लिए 2010 में दर्जा दिया गया अमूर्त विरासत का। ये एक प्रकार का लोक नृत्य भी है यानी कि फोक डांस भी है, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है ये नाटक भी है। मीडट नाटक और नृत्य दोनों, नाटक भी होता है और फिर उसके साथ साथ आपको ध्यान नृत्य भी होता है। इसका संबंध किस राज्य से है? केरल से है। ध्यान रखिए परीक्षा में आपको ऑप्शन मिलता है तमिलनाडु, कंफ्यूज करता है केरल या तमिलनाडु, तो तमिलनाडु नहीं है, केरल का है मीडिएट। इसमें होता क्या है कि जो काली देवी हैं और इनका युद्ध होता है, काली देवी का युद्ध होता है, और उस राक्षस का नाम था दारिका राक्षस। तो एक तरफ तो इस युद्ध को परफॉर्म करके दिखाया जाता है, तो इसके लिए बड़ी मान्यता है वहां पर, और ज्यादा मान्यता होने के कारण इसके लिए देखिए अमूर्त विरासत में इसके लिए स्थान दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है मीडिएट 2 के बारे में। चलिए और इसकी आप इमेज देख लीजिए, तो कंप्यूटर साहब आपको इमेज दिखाएंगे। आपने देख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 6वें नंबर पे देखते हैं कालबेलिया। परीक्षा में अब तक सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कालबेलिया, ध्यान रखिए आप लोग। इसके लिए दर्जा मिला था 2010 में कालबेलिया के लिए। आपको बता दिया जाए कालबेलिया एक जनजाति भी है, जनजाति का भी नाम हैगा, और एक जनजाति नृत्य भी है भाई। तो यहां पर जनजाति क्या है नृत्य है कालबेलिया, और कालबेलिया नाम की जो जनजाति उसी के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। ये जो जनजाति है वो सर्प पालती है, सपेरे टाइप की जनजाति होती है कालबेलिया। मोस्टली पाई कहां पर जाती है? तो आपको ध्यान रखना ये राजस्थान में पाई जाती है, मतलब राजस्थान में निवास करती है।
कालबेलिया जनजाति। और बहुत ही इतना खूबसूरत तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है, तो आप एक बार जरूर देखिए यूट्यूब पर सर्च करके कालबेलिया डांस के लिए, तो आपको लगेगा कि आपने कुछ भारतीय संस्कृति को छुआ या देखा। हाँ, इतना नहीं है कि आजकल क्या है कि अश्लीलता परोसी जाती है, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं है इसमें, लेकिन आप देखेंगे तो आपको बहुत लगेगा कि आप भारतीय संस्कृति से परिचित हो। तो आपको कंप्यूटर साहब इसकी भी एक इमेज दिखाएंगे, तो आप देख लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद नंबर 7 पर देखते हैं हम लोग। नंबर 7 पर हैगा छऊ। ज्यादातर आपने सुना ही होगा। और छऊ के लिए जो दर्जा दिया गया, इसके लिए 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत में इसके लिए शामिल किया गया। छऊ है क्या? तो छऊ आपको ध्यान रखना है, ये एक जनजाति, इनकी जो शेड्यूल ट्राइब्स होती हैं, जनजाति युद्ध नृत्य हैगा साहब। ये कैसा नृत्य हैगा? मतलब जब इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है तो युद्ध कला को भी साथ साथ परफॉर्म किया जाता है। ये परफॉर्म कहां कहां पर होता है? तो ध्यान रखना, ओडिशा में होता है परफॉर्म, पश्चिम बंगाल में होता है, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है झारखंड में। 3 राज्यों में इसको परफॉर्म किया जाता है। ध्यान रखिए, छऊ छत्तीसगढ़ में परफॉर्म नहीं होता है, ये आप गलती करेंगे। छत्तीसगढ़, तो ये आपका उत्तर नहीं रहेगा। छऊ किसका नहीं? छत्तीसगढ़ का ही नहीं है, ध्यान रखिए आप लोग। तो ये 3 राज्यों में इसके लिए परफॉर्म किया जाता है। तो छऊ ये भी एक बहुत लेकिन जनजातीय कैसा का युद्ध डांस हैगा। और ध्यान रखिए, इसके लिए 2010 में दर्जा दिया गया था। और ये 3 राज्य, ऑप्शन आएगा निम्न में से किस राज्य में नहीं है? तो चौथे नंबर पर कौन सा होगा? छत्तीसगढ़ होगा। छत्तीसगढ़ में छऊ नहीं है, ध्यान रखिएगा। उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल, और कौन सा है? झारखंड है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम देखते हैं 8वें नंबर पर बौद्ध पाठ परंपरा। बौद्ध पाठ परंपरा, इसके लिए जो दर्जा दिया गया वो 2012 में दिया गया। ध्यान रखिए, 2012 में इसके लिए दर्जा दिया गया। अब ये है कहां का? तो ये हैगा लद्दाख क्षेत्र का। लद्दाख क्षेत्र के अंदर बहुत सारे बौद्ध मठ हैं, और उनमें वहां पर जो बौद्ध ग्रंथ हैं, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, उनके द्वारा बड़ा अच्छे लयबद्ध तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है, बौद्ध ग्रंथों का उच्चारण। तो इस बौद्ध पाठन की परंपरा के लिए भी आपको ध्यान रखना है, अमूर्त विरासत का दर्जा दिया गया है। और कब दिया गया था? 2012 में। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, संकीर्तन। कई परीक्षाओं में इसके लिए पूछा गया है, बहुत ज्यादा प्रश्न यहां से बन जाते हैं आपकी परीक्षा में संकीर्तन के बारे में। तो पहला तो आपको ये याद करना होगा संकीर्तन के बारे में कि इसके लिए दर्जा कब दिया गया था। तो ध्यान रखिए, 2013 में इसके लिए अमूर्त विरासत में शामिल किया गया। अब ये संकीर्तन है क्या? तो संकीर्तन एक प्रकार की गायन भी होता है, इसमें वादन भी होता है, गाना होता है, बजाना होता है, और नृत्य भी होता है संकीर्तन के अंदर। तो इसमें 3 प्रकार की कलाएं दिखाई जाती हैं, एक गायन भी, वादन भी, और कौन सा? नृत्य भी दिखाया जाता है। इसका जो संबंध हैगा वो मणिपुर राज्य से हैगा, मणिपुर राज्य से। अब देखिए, गलती नहीं करनी है आपको, मेघालय आएगा और मिजोरम आएगा। अब जब ये 3 ऑप्शन मिलेंगे ना, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे साहब किसका लगाएं। तो याद कर लीजिए, संकीर्तन मणिपुर का है ना, मेघालय का है ना, किसका है? मिजोरम का है। इसमें होता क्या है? तो जो कुछ मंदिर हैं वहां पर भगवान विष्णु के, और उनके जो भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए जाते हैं, जिसमें से 9 आप जानते हैं कि साहब हो चुके हैं। अंतिम अवतार भगवान बुद्ध के रूप में जाना जाता है, ऐसी मान्यता है। तो उनसे संबंधित जितनी चीजें हैं
उनके लिए एक एक करके गायन, वादन और नृत्य के माध्यम से यानी कि लोगों को दिखाया जाता है। तो चलिए एक इमेज आपको कंप्यूटर साहब इसकी भी दिखाएंगे, तो आप इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए आपने देख लिया होगा, अब हम आगे देखते हैं। दसवें नंबर पर देखिए ठठेरा। आपने हिंदी वर्णमाला में छोटे पर पढ़ा होगा ठठेरा, और इसके बारे में आपको एक रोचक बात भी आपको बताऊंगा। आप ये देखिए, इसके लिए जो दर्जा दिया गया 2014 में दिया गया। ठठेरा है क्या? तो ये एक प्रकार का शिल्प कला है। ये एक प्रकार का साथ क्या है? शिल्प कला। इस शिल्प कला का संबंध कहां से है? मोस्टली पंजाब से है। कहां से? पंजाब से। और ये है क्या? तो आपको ध्यान रखना है, बर्तन बनाने की कला है। किसकी कला है? ये किस प्रकार की शिल्प कला है? तो ये बर्तन बनाने की शिल्प कला है, बर्तन बनाने की। देखिए आपको बता दिया जाए, जब भारत में अंग्रेज आए थे और अंग्रेजों ने इन ठठेरा के जो बर्तन बनाए हुए जब देखे, तो जब उन्होंने इतने खूबसूरत बर्तन देखे, हाथ की नक्काशी के, जो अंग्रेजों की मशीन जो उद्योग थे वो भी नहीं बना पा रही थी, तो भारत में क्या हुआ, अंग्रेजों ने इनको पकड़ पकड़ के जहाज में बिठा बिठा करके कहाँ ले जाने लगे? इंग्लैंड ले जाने लगे, कि इससे इस कला को वहां के लोग समझ सकें, वहां के कारीगर सीख सकें। लेकिन हुआ ये कि लोगों को डर लगने लगा, तो लोगों ने धीरे धीरे क्या करा, ये बर्तन बनाने की जो ठठेरा वाली जो कला थी, अंग्रेजों के डर से धीरे धीरे करके छोड़ दी। और ये भारत का दुर्भाग्य है, एक अनोखी बहुत ही कलात्मक बर्तन जो शिल्प कला थी, ये आज पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ मोस्टली क्या हो चुकी है? गायब हो चुकी है। ऐसे बर्तनों का प्रयोग, आपने लंगर सुना होगा, तो लंगर में जो भोजन बनाया जाता है, तो मोस्टली जो ठठेरा होता था वो पीतल, तांबे या फिर इनके जो बर्तन बनाता था, उन बर्तनों का प्रयोग धार्मिक जो गुरुद्वारा होते हैं, लंगर के रूप में वहां इन बर्तनों में भोजन पकाया जाता था। तो चलिए आप इसकी भी एक इमेज देख लीजिए, हालांकि सभी जानते हैं ठठेरा के बारे में। चलिए थोड़ा सा और रह गया है। अब हम देखते हैं 11वें नंबर पर नवरोज। नवरोज ये एक परंपरा कह सकते हैं आप लोग, और इसके लिए जो दर्जा दिया गया है विश्व विरासत का 2016 में दिया गया है, अमूर्त विरासत का। ये नवरोज एक नव वर्ष है। ध्यान रखें किस समुदाय के? तो ये पारसी समुदाय का एक नव वर्ष है नवरोज, ध्यान रखना है आपको। ये पारसी समुदाय का एक नववर्ष है। विशेष रूप से इस नववर्ष पर यह समुदाय पर्यावरण के प्रति कुछ जागरूकता टाइप की चीजों को प्रदर्शित करता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, नवरोज के लिए अमूर्त विरासत का दर्जा मिला है 2016 में, और ये एक नववर्ष है, और किसका है? पारसी समुदाय का है, और ये इसका जो महत्व होगा पर्यावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए अब हम देखते हैं 12वें नंबर पर योग देखते हैं। सभी आप लोग परिचित होंगे, योग दिवस हर साल 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, और 2016 में इसके लिए दर्जा दिया गया। योग क्या है सभी जानते हैं आप लोग, पतंजलि द्वारा इसका कभी शुरुआत की गई थी, और ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति का प्रत्येक जो अंग होता है, बॉडी के प्रत्येक पार्ट, जैसे आंख हो गई, अब किडनी हो गई, दांत हो गए, हर चीज मान लीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति ठीक से योग करता है तो बताते कि 350 वर्ष तक एक अंग की जीवन काल होता है, 350 वर्ष तक जी सकता है। जैसे हमारी आंखें 10-5 साल में खराब हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, बताते हैं ये योग का चमत्कार है। तो अब तक ज्ञात सबसे ज्यादा जीवित रहने वाले जो व्यक्ति हैं, अगर ज्ञात हैं, वो पतंजलि हैं। चलिए आपको ये भी पता होगा
योग दिवस ज्यादा लंबे समय शुरू नहीं हुआ है। सबसे पहली बार योग दिवस कब मनाया गया था? 2015 में मनाया गया था। लेकिन अनाउंसमेंट इसको कब किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है 27 सितंबर 2014 के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी ने इसका प्रस्ताव रखा। महासभा ने इस पे 90 दिन की चर्चा की और 11 दिसंबर 2014 के लिए महासभा ने मतलब इसकी मंजूरी दे दी कि आने वाले हर साल 21 जून के लिए विश्व योग दिवस मनाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये प्रस्ताव भेजा गया था 27 सितंबर 2014 को। इस पर 90 दिन तक चर्चा हुई, मतलब जो भी था, और 11 दिसंबर को पूरी तरह से डिसाइड कर दिया। और 2015 में सबसे पहली बार 21 जून के लिए आपको ध्यान रखना है क्या मनाया गया था? योग दिवस। 2014 में नहीं मनाया गया था, पहला 15 में। वर्ष 2019 में 5वां योग दिवस मनाया गया। 2019 में कौन सा मनाया गया था साहब? 5वें नंबर का। इस साल जो मनाया जाएगा वो कौन सा होगा साहब? 6वें नंबर का होगा। 2019 का जब मनाया गया तो इसका जो मुख्य प्लेस था वो कौन सा था? तो झारखंड की राजधानी कौन सी थी? रांची था, जहां पर पीएम मोदी ने 40,000 लोगों के साथ क्या किया था? योग किया था कार्यक्रम। अब 2020 का जो मुख्य कार्यक्रम आयोजन करने का निर्णय लद्दाख में रखा गया है, लेकिन कोविड-19 के चलते देखते हैं क्या होता है। तो आपको ध्यान रखिए 5 अब तक मान चुके हैं, मतलब इनको सेलिब्रेट किया जा चुका है। अंतिम देखते हैं कुंभ। 4 स्थानों पर भारत के अंदर कुंभ के मेले लगते हैं। 4-4 साल बाद लगते हैं, तो चक्र होकर के 12 साल में आता है। कुंभ के बारे में आपको ध्यान रखना है, इसके लिए जो दर्जा दिया गया था 2017 में दिया गया था, और ये आपका अंतिम अमूर्त विरासत है। कुंभ के बारे में तो जानने को बहुत सारा कुछ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है बहुत ही प्राचीन परंपरा है। तो ये ध्यान रखना है, बताया जाता है कि जहां 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है, तो जब कभी सृष्टि बनी थी, पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तो जो अमृत निकला था तो वो इन 4 जगह पर गिर गया है। तो लोग स्नान करके बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, कहते हैं कि साहब गंगा में नहा करके पाप धुल जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना वही पाप धुलते हैं जो अनजाने में होते हैं, वही पाप धुलते हैं जो अनजाने में होते हैं। और जो प्री प्लानिंग से पाप करते नहीं है लोग, वो तो साहब यमराज का लठ धोता है, ना कि गंगा में डुबकी लगाने से धोएंगे। तो आप समझ गए होंगे, बहुत समझदार हैं। ठीक है, चलिए, तो अच्छे कार्य करिए, अच्छे कर्म करिए, तो आपको अच्छा फल मिलेगा। तो इसका पार्ट नंबर पहला आप जरूर देख लीजिएगा, और ये हमारा था पार्ट नंबर इसका 2 था। ध्यान रखिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।